नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे नाथ एप्लीकेशन की बुक, जिसके अंदर मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पाठ चल रहा था। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हमारा दिल्ली सल्तनत चल रहा था और दिल्ली सल्तनत के अंदर अब तक हमने 3 राजवंशों के बारे में पढ़ लिया, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश के बारे में। दिल्ली सल्तनत के 2 अंतिम राजवंश और बचे हैं, तो इन दोनों राजवंशों को आज की क्लास में हम पूरे करने वाले हैं, जिसमें चौथा राजवंश है सैयद वंश, जो 1414 से लेकर 1451 तक शासन किया था। और सैयद वंश के बाद दिल्ली राजवंश का जो दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम राजवंश था, लोधी वंश, जिसका शासनकाल 1451 से लेकर 1526 तक था। तो इन दोनों राजवंशों के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो करते हैं हम पहले शुरू सैयद वंश के बारे में। सैयद वंश का संस्थापक खिज़र खां मलिक सुलेमान का पुत्र था, जो फिरोज शाह के अमीर मलिक मर्दान दौलत का दत्तक पुत्र था। मलिक सुलेमान के पूर्वजों के बारे में निश्चित जानकारी नहीं है। तुगलक शासकों के अधीन खिज़र खां एक सेनानायक के रूप में कार्यरत था। तैमूर के आक्रमण के समय खिज़र खान ने उसकी सत्ता स्वीकार कर ली थी और तैमूर द्वारा उसे पंजाब का क्षेत्र प्रदत्त हुआ। सैयद वंश के शासकों ने 37 वर्ष शासन किया। सैयद वंश के शासक स्वयं को पैगंबर मोहम्मद का वंशज मानते हैं। सैयद वंश के शासकों ने रैयत-ए-आला की उपाधि धारण की थी। सैयद वंश के अंदर टोटल 4 शासक हुए थे, जिसमें पहला शासक है खिज़र खां। खिज़र खां जिसका शासनकाल 1414 से लेकर 1421 तक रहा था। सैयद वंश की स्थापना की थी खिज़र खां ने 1414 में। तैमूर की सहायता करने पर तैमूर ने खिज़र खां को लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का सूबेदार बनाया। खिज़र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण न कर रैयत-ए-आला की उपाधि धारण की। अपने सिक्कों पर उसने तैमूर तथा उसके पुत्र शाहरुख का नाम अंकित करवाया। खुतबे में भी शाहरुख के नाम का उल्लेख किया। खिज़र खां ने स्वतंत्र शासक के रूप में शासन न करके तैमूर के पुत्र शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया। अपने सिक्कों पर पूर्व तुगलक शासकों का ही नाम रहने दिया। पंजाब, मुल्तान व सिंध को पुनः दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया। फरिश्ता के अनुसार प्रजा उसके शासन के अंतर्गत प्रसन्न एवं संतुष्ट थी। उसकी मृत्यु के पश्चात प्रत्येक युवा, वृद्ध, दास तथा स्वतंत्र नागरिक ने काले वस्त्रों को पहनकर शोक प्रकट किया तथा उसके पुत्र मुबारक शाह को सिंहासन पर बिठाया। खिज़र खां के पश्चात शासक बनते हैं मुबारक शाह, जो 1421 से लेकर 1434 ईस्वी तक शासन करते हैं। इसने सुल्तान की उपाधि धारण की तथा खुतबे में तैमूर के वंशजों तैमूर के वंशजों का नाम हटाकर अपने नाम के खुतबे पढ़वाए। सिक्कों पर से तुगलक शासकों का नाम हटवाए, स्वयं का नाम लिखवाया। 1428 में अपना नया सिक्का चलाया। मुबारक शाह सैयद वंश का पहला शासक था, जिसने शाह की उपाधि धारण की थी। मुबारक शाह ने स्वयं को नायब अमीरुल मोमिनीन घोषित किया। जसरत का विद्रोह। जसरत के नेतृत्व में खोखरों ने विद्रोह किया। इसने कश्मीर के गृह युद्ध में जैनुल आबदीन का पक्ष लिया तथा उसे गद्दी पर बैठाया। जसरत की हत्या इसकी पत्नी ने ही कर दी, पिता की हत्या का बदला लेने के लिए। मेवात में जल्लू और कद्दू का विद्रोह। मुबारक शाह ने मुबारकाबाद नगर की स्थापना की यमुना नदी के किनारे। मुबारक शाही के लेखक याह्या बिन सरहिंदी को संरक्षण दिया। मुबारक शाह को वजीर सरवर उल मुल्क ने 1434 में हत्या कर दी। उसके पश्चात शासक बनते हैं मुबारक शाह के पश्चात मोहम्मद शाह, जो 1434 से 1443 तक। मुबारक शाह के बाद उसका दत्तक पुत्र मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा। यह मुबारक शाह के भाई फिरोज का पुत्र था। मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को अपना पुत्र कहकर पुकारा और खान ए खाना की उपाधि दी। दिल्ली के पास मोहम्मदाबाद नामक नगर बसाया। इसके पश्चात शासक बनते हैं अलाउद्दीन आलम शाह,
1443 से 1451। सैयद वंश का यह अंतिम शासक था। सुल्तान 1447 ईस्वी में बदायूं चला गया, हमीद से परेशान होकर, और वहीं स्थायी रूप से बस गया। इसने स्वेच्छा से गद्दी बहलोल लोदी को सौंप दी थी। तो यह था सैयद वंश का एक छोटा सा शासनकाल। इस शासनकाल में कोई विशेष कार्य नहीं हुआ, 4 शासकों ने शासन किया था। इसके पश्चात हम दूसरे राजवंश के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा राजवंश और सल्तनत काल का अंतिम राजवंश लोदी वंश, 1451 से 1526 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में लोदी वंश अंतिम था। 1451 में बहलोल लोदी द्वारा प्रथम अफगान राज्य की स्थापना की गई। यह पहला अफगान पठान वंश था जिसने दिल्ली पर शासन किया। सभी अफगान स्वयं को एक समान समझते थे, इसलिए सभी अफगान मलिक कहकर संबोधित किए जाते थे। दिल्ली में तुर्कों की सत्ता समाप्त कर अफगानों का साम्राज्य स्थापित किया। लोदी अफगानों की गिलजी कबीले की साहूखेल शाखा के थे। लोदी शासक व्यापारी थे। सबसे पहले शासक, इस वंश में भी सिर्फ 3 ही शासक हुए थे, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। सबसे पहले शासक बहलोल लोदी, 1451 से 1489 ईस्वी। बहलोल का दादा बहराम फिरोज तुगलक के शासनकाल में भारत आया। उसके 5 पुत्रों में एक सुल्तान शाह लोदी भी था, जिसे खिज्र खान ने सर्वप्रथम मुल्तान का फिर सरहिंद का गवर्नर बनाया। बहलोल लोदी शल्य क्रिया सिजेरियन पद्धति से पैदा हुआ था। बहलोल लोदी का जन्म दोराला में उस समय हुआ जब छप्पर गिरने के कारण उसकी माता की मृत्यु हो गई थी। लोगों ने तत्काल ऑपरेशन करके बहलोल लोदी को गर्भ से निकाला। लोदी वंश की स्थापना 1451 ईस्वी में की। खिज्र कहाँ इसको सरहिंद का राज्यपाल बनाया था। पालन पोषण चाचा इस्लाम खान ने किया। बहलोल लोदी ने जौनपुर के शासक हुसैन शाह को पराजित कर 1484 में जौनपुर का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त कर दिया। तुगलक काल के अंत में स्वतंत्र हो गया था। जौनपुर के सरकी बहलोल लोदी के प्रमुख शत्रु थे। इनका दमन करने हेतु उसने रोह के अफगानों को भारत बुलाया कि वे गरीबी के कलंक से छुटकारा पाए और मुझे वर्चस्व मिले। अब्बास सरवानी के अनुसार यह फरमान पाते ही अफगान टिड्डों की भांति भारत की तरफ चल पड़े। बहलोल लोदी की सबसे महत्वपूर्ण विजय जौनपुर विजय थी। हालांकि जौनपुर का दिल्ली सल्तनत में विलय सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। उस समय जौनपुर का शासक बारबक शाह था। बहलोल लोदी ने अपने पुत्र बारबक शाह को जौनपुर का राज्यपाल बनाया। 1485 में अपने अंतिम समय में बहलोल लोदी ने अपने साम्राज्य का विभाजन अपने पुत्रों व अफगान जाति वर्गों में कर दिया। जौनपुर बारबक शाह को यहाँ का शासक नियुक्त किया। कड़ा और मणिकपुर में मुबारक खान नूहानी को, बहराइच में शेख मोहम्मद उर्का फरमुली को, और इसके अलावा लखनऊ और कालपे में आजम हुमायूं को और बदायूं के अंदर जो खान ए जहां लोदी को नियुक्त किया। पंजाब, दिल्ली और दोआब क्षेत्र सिकंदर लोदी निजाम खां को उसका उत्तराधिकारी घोषित किया। ग्वालियर अभियान, यह बहलोल लोदी का अंतिम अभियान था। सर के शासक हुसैन शाह को संरक्षण देने के कारण आक्रमण किया। ग्वालियर के शासक कीर्ति सिंह ने अधीनता स्वीकार कर ली। कीर्ति सिंह ने बहलोल लोदी को 80 लाख टंका दिया और उसकी संप्रभुता को मान्यता दी। इस अभियान में मार्ग में लू लगने के कारण 12 जून 1489 को बहलोल लोदी की मृत्यु हो गई। बहलोली नामक तांबा का सिक्का चलाया जो 1/4 टंके के मूल्य के बराबर था। यह सिक्का अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम रहा। बहलोल अपने सरदारों के सामने कभी सिंहासन पर नहीं बैठा, बल्कि दरबार में कालीन बिछाकर बैठता था। उसने राजत्व सिद्धांत में सम्मान में प्रथम की नीति अपनाई। बहलोल अपने अमीरों को मसनद ए अली कहकर पुकारता था। यदि कोई अमीर बहलोल लोदी से रूठ जाता तो वह उसके घर जाता और कहता कि यदि तुम मुझे राजपद के योग्य नहीं समझते हो तो मुझे कोई अन्य जिम्मेदारी दे दो। फरिश्ता के अनुसार उसका भोजन घर में नहीं बनता था और न ही उसने
शाही अस्तबल के घोड़े पर सवारी की। प्रतिदिन अमीरों में से एक ने उसे भोजन एवं घोड़ा भेजा। अन्य अफगान सरदारों को भारत आने के लिए आमंत्रित किया। अब्दुल्ला खां तारिक दाऊदी पुस्तक की रचना की। अब्दुल्ला खां जिसने तारिक ए दाऊदी पुस्तक की रचना की थी, इसमें लोदी वंश तथा अफगानों के राजत्व सिद्धांत की जानकारी प्राप्त होती है। तारिक ए दाऊदी इस पुस्तक में उल्लेख मिलता है कि बहलोल लोदी नाराज अमीरों के सामने अपनी पगड़ी उतार कर रख देता था। वह कहता था कि यदि आप मुझे अयोग्य समझते हो तो किसी अन्य व्यक्ति को अपना सुल्तान चुन लीजिए। फरिश्ता के अनुसार बहलोल लोदी का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। एक सुल्तान अलाउद्दीन आलम से पत्र व्यवहार से पूर्व तथा दूसरा पत्र व्यवहार के पश्चात। बहलोल लोदी ने दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वाधिक समय तक 38 वर्ष तक शासन किया। बहलोल लोदी का मकबरा दिल्ली में सिकंदर लोदी द्वारा निर्मित है। वह रोमन सम्राट अगस्टक की भांति सावधान था, किंतु वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। बहलोल लोदी बहलोल लोदी के पश्चात शासक बनते हैं सिकंदर लोदी, जो 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक शासन करते हैं। इनका मूल नाम निजाम खां था। सिकंदर लोदी का उपनाम गुलरखी भी था तथा इसी उपनाम से वह कविताएं लिखता था। इनकी माता जेजेबद जो एक हिंदू सुनार की पुत्री थी। 16 जुलाई 1489 में को सिकंदर लोदी के नाम से शासक बना। तैमूर के आक्रमण के पश्चात दिल्ली सल्तनत की सीमा में अधिकतम वृद्धि सिकंदर लोदी के समय ही हुई थी। लोदी साम्राज्य की सीमाओं के सबसे निकट धौलपुर की रियासत थी, जो उस समय ग्वालियर के अधीन थी। सिकंदर ने 1504 ईस्वी में सिकंदर ने 1504 ईस्वी में धौलपुर पर आक्रमण किया, तो धौलपुर का राजा विनायक देव किला छोड़कर ग्वालियर चला गया। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने धौलपुर को अपना सदर मुकाम बनाकर फिर ग्वालियर के राजा मान सिंह के खिलाफ अभियान किया, लेकिन ग्वालियर को पूर्णतः विजित नहीं कर पाया। मंडरायल को 1504 में जीत लिया। 1504 में आगरा की स्थापना यमुना नदी के किनारे की। बादलगढ़ के किले का निर्माण करवाया। 1506 में आगरा को राजधानी बनाया। इसके बाद लोदी वंश की राजधानी आगरा ही रही। आगरा की स्थापना दोआब पर नियंत्रण स्थापित करने तथा राजपूतों द्वारा दिल्ली की ओर बढ़ने के प्रयासों को विफल करने के लिए की थी। सिकंदर लोदी ने भूमि में गड़े खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया। उसने खाद्यान्नों पर लगे कर ज़कात को समाप्त कर दिया तथा व्यापारिक प्रतिबंधों को भी हटा लिया। सिकंदर लोदी ने गुलरखी नाम से फारसी में कविताएं भी लिखी। अपने सिक्कों पर मुल्क ए तेलंगाना अंकित करवाया। सिकंदर लोदी जब अपने वस्त्र और बिछावन बदलता था तो उन्हें बेचा जाता था और उनसे प्राप्त धन अनाथ लड़कियों को दहेज के रूप में दिया जाता था। सिकंदर लोदी ने बहलोल लोदी के राजत्व सिद्धांत में परिवर्तन कर दिया। इसका मुख्य उद्देश्य सुल्तान की शक्ति में वृद्धि करना और अमीर वर्ग की शक्ति को नियंत्रित करना था। सिकंदर लोदी प्रथम लोदी सुल्तान था जो तुर्की राजत्व के सिद्धांत से प्रभावित था। उसका राजत्व सिद्धांत तुर्की सुल्तानों व बहलोल लोदी के बीच का राजत्व सिद्धांत था। बहलोल कालीन पर बैठता था, किंतु सिकंदर ने उनसे सिंहासन पर बैठना आरंभ किया। सुल्तान अब सामानों में प्रथम नहीं रहा। वह कहा करता था कि यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बिठा दूं, तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे अपने कंधों पर बैठा कर ले जाएंगे। रिजुकुल्लाह वाक़यात ए मुस्ताकी लिखता है कि सुल्तान की श्रेष्ठ स्थिति कुलीनों और जनता के मस्तिष्क से में स्थापित करने के लिए सिकंदर ने राज्य के दूरस्थ भागों में शाही फरमानों का स्वागत करने के लिए सुपरिचित नियम बनाए। प्रांतीय राज्यपालों को दरबार में भेजे गए संदेशवाहक से अपने मुख्यालय से 6 मील की दूरी पर भेंट करनी पड़ती थी। शाही दूत एक विशेष रूप से निर्मित मंडप में बैठकर राज्यपाल को फरमान देता था, जो बड़े आदर से उसे अपने सिर पर रखता था और उसे मस्जिद
में मंच से पढ़ने के लिए ले जाता था। अमीरों को यह अनुभव कराया जाता था कि वे सुल्तान के नौकर थे और यह कि उनका पद और अधिकार पूर्णतः उसकी स्वेच्छा पर निर्भर थे। अफगान अमीरों की जागीरों की जांच करवाई तथा दीवान ए वजारत में नियमित हिसाब देना सुनिश्चित किया और गलतियां होने पर उन्हें दंडित करना शुरू किया। सिकंदर लोदी के राजत्व की मुख्य विशेषताएं: दरबार में सिंहासन पर बैठना शुरू कर दिया, अफगान अमीरों की जागीरों की जांच करवाई और गलतियां होने पर दंडित किया। अफगान अमीरों को सुल्तान की उपस्थिति में पूर्ण सम्मान प्रदर्शित करने के लिए विवश किया। तारीख दाऊदी में लिखा है कि संभल में चौगान खेलते दो अफगानों में झगड़ा हो गया तो उनको कोड़ों से पीटा गया। शाही फरमानों के बारे में एक नई परंपरा स्थापित की गई, जिसके अनुसार प्रांतीय गवर्नरों को अपनी राजधानी से 6 कोस आगे जाकर शाही फरमान को प्राप्त करना होता था और जब फरमान पढ़ा जाता तो सभी अमीरों को खड़ा रहना पड़ता था। योग्य व्यक्तियों के नामों की सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह पश्चात उसके समक्ष प्रस्तुत की जाती थी, जिसके अनुसार विभिन्न व्यक्तियों को उनकी योग्यता अनुसार आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके। राज्य का हिसाब किताब रखने की लेखा परीक्षक प्रणाली की शुरुआत की। सिकंदर लोदी ने अपने भाई एवं जौनपुर के शासक बारबक शाह को पराजित कर जौनपुर का सल्तनत में विलय कर दिया। इसी समय जौनपुर के हिंदू जमींदारों ने जुग्गा के नेतृत्व में विद्रोह किया, जिसको दबा दिया। इसी विद्रोह को दबाने के साथ साथ सिकंदर लोदी ने बिहार एवं तिरहुत को भी जीत लिया। बंगाल के विरुद्ध अभियान। बंगाल का शासक इस समय अलाउद्दीन हुसैन शाह था। आक्रमण का कारण बंगाल शासक द्वारा हुसैन शाह सरकी को शरण देना था। बाद में दोनों में मित्रता हो गई। अलाउद्दीन ने सिकंदर लोदी को आश्वासन दिया कि वह दिल्ली के शत्रुओं को संरक्षण नहीं देगा। गज ए सिकंदरी भूमि की माप के लिए, जिसमें 39 खाने 30 इंच थे, जो मुगल काल तक प्रचलित रहा। सिकंदर लोदी ने भूमि मापन हेतु जो गज ए सिकंदरी चलाई थी वह 1586 तक प्रचलन में रही। बाद में अकबर ने इसके स्थान पर गज ए इलाही का परिवर्तन किया। गज ए सिकंदरी तथा गज ए इलाही क्रमशः 39:41 अनुपात के अनुपात की थी। धार्मिक नीति। नगरकोट में ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति तोड़कर उसके टुकड़ों को मांस तौलने के लिए कसाईयों को दे दिया। बोधन नामक एक हिंदू को इसलिए मृत्युदंड दिया क्योंकि उसने इस्लाम एवं हिंदू दोनों धर्मों को सत्य बताया था। उसने हिंदुओं के यमुना के घाट पर स्नान करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसने हिंदुओं पर जजिया फिर से लागू किया। वह तीर्थ यात्रा कर वसूला। सिकंदर लोदी दाढ़ी नहीं रखता था। वह शहनाई सुनने का शौकीन था। सिकंदर लोदी ने प्रशासन का पूर्ण फारसीकरण किया था। रिज़कुल्लाह मुस्ताकी के अनुसार उसकी धार्मिक असहिष्णुता इतनी बढ़ गई थी कि एक बार सिकंदर लोदी को उलेमाओं ने अब्दुल्ला अजोधरी के नेतृत्व में कुरुक्षेत्र के पुराने मंदिरों एवं तालाबों की पवित्रता भंग करने एवं तीर्थयात्रियों पर आक्रमण करने से रोका। यह पूरे सल्तनत का एकमात्र उदाहरण है जब उलेमाओं ने हिंदुओं के विरुद्ध सुल्तान को रोकने का प्रयास किया था। मुसलमानों में प्रचलित कुप्रथाओं को रोकना। मुहर्रम में ताजिए निकालना बंद करवा दिए। मुस्लिम स्त्रियों को पीरों व संतों की मज़ारों पर जाने से रोक लगा दी। सिकंदर लोदी ने बहराइच में सूफी सालार मसूद गाजी के उत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि इस उत्सव के साथ कुछ अनैतिक कार्य जुड़ गए थे। मुस्लिम शिक्षा में सुधार के लिए उसने ईरान के दो प्रसिद्ध विद्वान शेख अब्दुल्ला और शेख अजीमुल्ला को दिल्ली आमंत्रित किया। रफीउद्दीन सिराजी भी इसके दरबार में था। सिकंदर लोदी ने गरीब तथा असहाय व्यक्तियों को अर्धवार्षिक, साप्ताहिक तथा दैनिक भत्ते एवं वृत्तियां निश्चित की थी। ललित कला। लज्जत ए सिकंदर शाही भारतीय संगीत का फारसी भाषा का पहला ग्रंथ। मियां ताहिर
मियाँ ताहिर विभिन्न विधाओं एवं कलाओं में माहिर। आगरा नगर की स्थापना 1451 ईस्वी से 1505-6 ईस्वी, लगभग 56 वर्ष तक लोधी सुल्तानों की जो राजधानी है दिल्ली थी। धौलपुर पर सिकंदर ने आधिपत्य कर लिया तथा ग्वालियर पर वह निरंतर अभियान कर रहा था। इन्हीं अभियानों के दौरान सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण और सोच विचार के पश्चात 1504 ईस्वी में उसने आगरा नगर, यमुना के किनारे आगरा नगर की स्थापना की। 1506 में आगरा को सिकंदर ने अपनी राजधानी बनाया, जो अगले 20 वर्ष तक सल्तनत की राजधानी रही। मोठ मस्जिद, इसका निर्माण 1505 ईस्वी में दिल्ली में सिकंदर लोदी के वजीर मियां भुआ के द्वारा किया गया। तिब ए सिकंदरी या फरंगे सिकंदरी, सिकंदर लोदी के वजीर मियां भुआ ने संस्कृत भाषा के औषधि शास्त्र के ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया। इसकी गुप्तचर व्यवस्था भूत प्रेत सी मानी जाती थी। सल्तनत में सबसे अच्छी गुप्तचर व्यवस्था सिकंदर लोदी की थी। गुप्तचर व्यवस्था के माध्यम से ही सिकंदर लोदी ने अफगान सरदारों पर नकेल कसी थी। सिकंदर लोदी का मकबरा, इस अष्टकोणीय मकबरे का निर्माण मोहम्मद शाह सैयद के मकबरे के नमूने पर 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी ने करवाया। इसमें केवल एक ही महत्वपूर्ण अंतर यह था कि इसमें केंद्रीय गुंबद के चारों ओर छतरियां नहीं थी। इसकी एक अन्य अनुपम विशेषता दोहरा गुंबद है, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग इसी इमारत में किया गया। दोहरे गुंबद का प्रयोग केंद्रीय गुंबद के भीतरी और बाहरी भागों के में अनुपात बनाए रखने के लिए किया गया था। इसके गुंबद में दो अलग-अलग भीतरी और बाहरी ठोस छिलके से हैं। उनके बीच की जगह खाली है। सर जॉन मार्शल के अनुसार इस मकबरे की शैली ने मुगल सम्राटों के विशाल उद्यान युक्त मकबरों का पथ प्रदर्शन किया है। लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। यह सिकंदर का ज्येष्ठ पुत्र था। इब्राहिम एवं उसके छोटे भाई जलाल खान लोदी, जो कालपी का गवर्नर था, के बीच कुछ समय के लिए साम्राज्य का विभाजन हुआ, किंतु बाद में जलाल खान की हत्या कर दी। इब्राहिम लोदी के समय की मुख्य विशेषता उसका अपने अफगान सरदारों से संघर्ष था। ग्वालियर की विजय 1517 से 1518 ईस्वी, ग्वालियर की विजय इब्राहिम लोदी की सबसे बड़ी सफलता थी। ग्वालियर का शासक विक्रमजीत था। इसके समय में ग्वालियर अंतिम रूप से साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। विक्रमजीत को शमशाबाद की जागीर प्रदान कर दी गई। इसके बाद विक्रमजीत ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के साथ भाग लिया, लेकिन युद्ध में मारा गया। दूसरा मेवाड़ अभियान 1517 में खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। बाड़ी का युद्ध 1518 में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। सुल्तान ने मियां हुसैन फरमुल तथा मियां माखन के साथ एक बड़ी सेना भेजी। मेवाड़ के राणा सांगा ने इनको पराजित कर दिया। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। इब्राहिम लोदी ने पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी को अपनी सहायता के लिए आगरा बुलाया, किंतु उसने शंकावश अपने पुत्र दिलावर खां को भेजा। सुल्तान ने दौलत खां लोदी को दंडित करने का निश्चय किया, तो दौलत खां लोदी ने काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण का निमंत्रण दिया। बाबर को राणा सांगा ने भी निमंत्रण दिया। बाबरनामा के अनुसार इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां लोदी भी दिल्ली का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था, इसलिए बाबर से सहायता मांगी। अंततोगत्वा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी हारा और युद्ध भूमि में मारा गया। नियामत उल्लाह के अनुसार युद्ध मैदान में मरने वाला वह दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के साथ ही लोदी वंश व दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। बाबर की विजय में मुख्य योगदान उस्मानी व तुलुगमा युद्ध पद्धति तथा तोपों का था।
इब्राहिम लोदी ने अपने वजीर मियां भुआ को कारागार में डाल दिया था। इब्राहिम लोदी ने राजत्व के तुर्की सिद्धांत को अपनाया तथा सार्वजनिक रूप से राजत्व के दैवीय अधिकारों के सिद्धांतों की घोषणा की। उमराव से अपने व्यवहार में उसने उन लोगों के प्रति कोई सम्मान प्रदर्शित नहीं किया तथा वह कठोरता से पेश आया। उसने अफगानी परंपरा को त्याग कर अमीरों को दरबार में अपने हाथों की कैंची के रूप में सीने पर रखकर खड़े होने के लिए बाध्य किया। इब्राहिम लोदी का मकबरा दिल्ली में बाबर ने बनवाया। इब्राहिम लोदी ने कहा था कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता। तारिक ए दाऊदी के लेखक अब्दुल्ला के अनुसार सुल्तान इब्राहिम लोदी के समय वस्तुओं की कीमतें अन्य किसी भी सुल्तान के शासनकाल से कम थी। लोदी स्थापत्य की विशेषताएं। लोदी काल मकबरों का काल कहा जाता है। लोदी के स्थापत्य की विशेषताएं स्थानीय शिल्प तथा तुर्की शिल्प का मिश्रण था। दोहरे गुंबद का निर्माण शुरू हुआ। लोदी मकबरे दो भागों में बांटे जा सकते हैं। पहला सुल्तानों द्वारा बनाए गए अष्टभुजी मकबरे और दूसरा अमीरों द्वारा निर्मित चतुर्भुजी मकबरे। तो चतुर्भुजी मकबरे और अष्टभुजी मकबरे जो सुल्तानों के द्वारा बनवाए गए और चतुर्भुजी मकबरे जो अमीरों के द्वारा बनवाए गए। इब्राहिम लोदी राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता। इब्राहिम लोदी ने कृषकों से केवल अनाज के रूप में भू राजस्व वसूल किया। पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी था। सल्तनत की पहली मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। पहली शुद्ध इस्लामी शैली की मस्जिद जमयत खाना मस्जिद। पहला मकबरा सुल्तान गडी का मकबरा। शुद्ध इस्लामी शैली में बना पहला मकबरा बलबन का मकबरा। सही वैज्ञानिक विधि से बने हुए गुंबद का प्रथम प्रयोग अलाई दरवाजे में सिर्फ इस्लामी पद्धतियों का प्रयोग। पहली पूर्णतः संगमरमर से निर्मित इमारत होशंग शाह का मकबरा मांडू मालवा में। पहला अष्टभुजाकार मकबरा खाने जहां तेलंगानी का मकबरा फिरोज तुगलक का जो वजीर था। पहला मकबरा जिसमें दोहरा गुंबद तो सिकंदर लोदी का मकबरा। शहर ए नो या नवनगर सीरी। बर्नी ने सीरी को शहर ए नो कहा था। इसका निर्माण 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। दिल्ली सल्तनत के शासकों की संक्षेप में कालावधि। तो सबसे पहले जो दिल्ली सल्तनत के शासक थे, पहले दिल्ली सल्तनत के पहले शासक पहले वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनका शासनकाल 1206 से 1210। उसके पश्चात आराम शाह 1210 ईस्वी, इल्तुतमिश 1211 से 1236, रुकनुद्दीन फिरोज 1236, रजिया 1236 से लेकर 1240, बहराम शाह 1240 से 1242, अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से लेकर 1246 तक। इसके पश्चात नसरुद्दीन महमूद जो 1246 से 1265। इसके पश्चात गुलाम वंश के 9वें शासक या इन्हें कहें बलबनी वंश के संस्थापक या द्वितीय मामलुक वंश के संस्थापक बलबन, जो 1266 से 1287 तक रहे। बलबन के बाद दो शासक बनते हैं, केकोबाद और क्यूमर्स। केकोबाद जो 1287 से 1290 तक और क्यूमर्स एक छोटी सी उम्र में शासक बनता है और मात्र 3 महीने ही शासक रहता है, अब 1290 ईस्वी में। इसके बाद जो खिलजी वंश की स्थापना होती है। खिलजी वंश के पहले शासक जलालुद्दीन खिलजी, जो दिल्ली सल्तनत के 12वें शासक थे। जलालुद्दीन खिलजी जो 1290 से 1296। जलालुद्दीन खिलजी के बाद कुछ दिनों के लिए इब्राहिम रुकनुद्दीन शासक बनता है 1296 में। 1296 में भी अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है, जो 1296 से 1316 ईस्वी तक दिल्ली का शासक रहता है। अलाउद्दीन खिलजी के पश्चात शहाबुद्दीन उमर जो 1316 ईस्वी, मुबारक शाह 1316 से 1320 और उसके पश्चात खिलजी वंश के जो अंतिम शासक और दिल्ली सल्तनत के 17वें नंबर शासक नसीरुद्दीन खुसरो शाह 1320 में शासक बनते हैं। नसीरुद्दीन खुसरो शाह के पश्चात गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलक वंश की स्थापना की जाती है। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक जो दिल्ली सल्तनत के 18वें शासक थे, 1320 से लेकर
1325 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर शासन किया। गयासुद्दीन तुगलक के पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 51, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388, फिरोज शाह तुगलक के पश्चात गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय या तुगलक शाह 1388-89, इसके पश्चात अबू बकर शाह 1389 से 1390, फिर नसरुद्दीन मोहम्मद शाह 1390 से 94, अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1394 और तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद जो 1394 से लेकर 1412 ईस्वी तक। इसके पश्चात एक फिर नए वंश की स्थापना होती है, दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश सैयद वंश, जिसकी स्थापना करते हैं खिज़र खां, जो दिल्ली सल्तनत के 26वें नंबर शासक थे। 1314 से लेकर 1321 तक इनका शासनकाल रहता है। उसके पश्चात मुबारक शाह जो 1324 से लेकर 1321 से लेकर 1334, मुबारक शाह मोहम्मद शाह 1334 से 1434 से 1445, आलम शाह 1445 से लेकर 1451 जो सैयद वंश के अंतिम शासक थे। इसके पश्चात दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश लोधी वंश, जिसके संस्थापक बहलोल लोधी 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक शासन करते हैं। हम बहलोल लोधी के पश्चात सिकंदर लोधी 1489 से 1517 ईस्वी तक, और सिकंदर लोधी के पश्चात लोधी वंश के अंतिम संस्थापक अंतिम शासक और दिल्ली सल्तनत के 32वें नंबर दिल्ली सल्तनत के भी अंतिम शासक इब्राहिम लोधी जो 1517 से 1526 ईस्वी तक शासक रहते हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक और दिल्ली सल्तनत के एकमात्र शासक जो युद्ध मैदान में मारे जाते हैं, इब्राहिम लोधी। इन्हीं के साथ ही लोधी वंश और दिल्ली सल्तनत का अंत होता है और भारत में एक नए साम्राज्य मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की जाती है। तो ये था दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के हमने 500 राजवंशों के बारे में पढ़ा, 500 राजवंशों के शासकों के बारे में पढ़ा। इसके पश्चात दिल्ली सल्तनत की हम एक क्लास और लगाएंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे संपूर्ण दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, दिल्ली सल्तनत के अर्थव्यवस्था, संस्कृति, सभ्यता के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत का राजवंश यहीं समाप्त होता है, राजनीतिक इतिहास यहीं समाप्त होता है। अब हम सल्तनत कालीन प्रशासन के बारे में अगली एक क्लास और पढ़ेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।